नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लगा था कि अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो चुनाव आएंगे, फिर अगला जो चुनावी खेप आएगा, इस बीच की अवधि में मोदी कुछ काम करेंगे। लेकिन सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया मोदी एंड कंपनी ने। 12 साल से जो करते आ रहे हैं, अपने उसी मिशन पर अभी भी लगे हुए। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो चुनावी राज्य थे, अमूमन क्या होता है, देखिए हर दिन मोदी जी को कुछ देख करके आपको सीखना है। अमूमन चुनावी राज्यों में जब भाजपा की सरकार बन जाती है, उसके बाद वहां से डाइवर्जन हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है कि अब जाओ, तो काम हो गया, अब तुम समझो, तुम्हारी दशा समझे, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार 5 राज्यों के चुनाव में पुडुचेरी, असम, इसका तो लेना देना है नहीं, यहां पर तो रामराज है। लेकिन बाकी चुनावी राज्यों में नजर रखने की जरूरत है। केरल में आपने देखा, अपोजिशन में आ चुका है जो व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनके घर पर 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई। उसके मोटिव के बारे में कल हमने चर्चा की थी। लेकिन फिर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, बंगाल है। बंगाल में सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत वाली सरकार बन गई। लेकिन अब भी राजनैतिक गर्मी जो है ना, वो बंगाल में इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तपिश है, सियासी तपिश। क्यों है सियासी तपिश? हमने भी 2-3 कार्यक्रम किए, और जिन लोगों को भी थोड़ा वक्त मिल जाता है कि बंगाल पे कर लें, नहीं तो सबने अपना अपना तय कर रखा है कि ये वाला करने पे व्यू आता है, तो वो ज्यादा भटकते नहीं है कि केरल करो, तमिलनाडु, खबर दिखाओ, खबर पर नहीं, जिस पे व्यू आता है उस उत्ते दिखा लो। तो फिर भी कुछ एक लोग जो है बंगाल की तरफ फोकस किए, कुछ लिखने वाले लोगों ने लिखा, जो लिखने वाले जो खबरों का विश्लेषण करते हैं उन लोगों ने भी लिखा, उन्होंने भी लिखा बंगाल के बारे में। क्या लिखा और क्या, और उसमें नए सियासी एंगल हैं, यही आज हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में हम चर्चा करेंगे। हेमंत भाई को जरा स्क्रीन पर जोड़ लीजिए, ले आइए। स्वागत है हेमंत। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी में एक बड़ी सेंधमारी की चर्चा ये पिछले सप्ताह भर से चल रही है। सप्ताह भर हो गए इस चर्चा को, 10 दिन हो गए। ये सौमित्र खान के बयान से पहले हमारा कार्यक्रम है। सौमित्र खान का बयान कल छपा है और परसों का हमारा कार्यक्रम है 20 सांसदों। लेकिन उस समय हमने भी क्या, जिस खबर के जिस एंगल पर फोकस किया था, वो यह एंगल था कि मोदी और भाजपा अपने दम पर बहुमत की तरफ जाना चाहते हैं, 240 को 272 प्लस करना चाहते हैं, और इस मिशन का एक्सटेंशन उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि बिना चुनाव के वो 400 पार हो जाए, 2/3 बहुमत के साथ वो कोई भी कानून पास करवा पाए। इस जो है नरेशन में दम तो है, लेकिन आज इसके एक और एंगल पर आप लोगों को सोचना है हमारे साथ। इसमें एक और एंगल मुझे आज लगा जब मैं खबरों के और भीतर गया, क्योंकि हर दिन खबर, दिन भर खबर ही पढ़ना, और भीतर गया तो मुझे एक और बात समझ में आई। कहीं ये जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, इसका मकसद ममता बनर्जी के पैरों में बेड़ियां डालना तो नहीं है, हाथों में हथकड़ियां नहीं, पैरों में बेड़ियां। ममता बनर्जी को बंगाल में रोकने की तो कोशिश नहीं है कि एक व्यक्ति, हम आज कंफर्ट जोन में, एग्जाम्पल समझिए, हम कंफर्ट जोन में है, न्यूज लॉन्चर चल रहा है, तो मैं एक म्यूजिक लॉन्चर शुरू कर दूं, चलो भाई म्यूजिक बनाएंगे, गाने भी चलाएंगे कुछ देशभक्ति के या फोक कुछ चलाएंगे। लेकिन न्यूज लॉन्चर संकट में आ जाएगा, तब सोचिए, तब हम क्यूआर कोड दिखाएंगे कि भाई साहब कुछ भेजिए आप लोग। फिर हम अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जा पाएंगे, हम यहीं पधे रह जाएंगे कि हेमंत भाई आओ यार 2 प्रोग्राम और करते हैं, क्योंकि अब तो ऑफिस का किराया भी देना भारी पड़ रहा है। ये संकट आ जाएगा मेरे साथ। ये, इस फिलॉसफी को समझिए, पॉलिटिकल पॉलिटिकल जाकर के इंप्लीमेंट, इसको वहीं पे एग्जीक्यूट करिए, इसी में, इसी खांचे में बैठाइए ममता। ममता चुनाव हार चुकी, ममता के पास 29 सांसद, 29 सांसद।
80 से ज्यादा विधायक है। ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता से बाहर है, लेकिन उनके पास 29 सांसद हैं। दिल्ली में नाक में दम कर दे नरेंद्र मोदी। और अगर वो, और ममता जिस टाइप के एग्रेशन ममता में है पोजीशन में, उतना एग्रेशन वाली लीडर कोई नहीं, मेल या फीमेल कोई भी नहीं है हेमंत भाई, पूरे विपक्ष में। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एग्रेशन, मोदी को एग्रेशन से डर लगता है, मोदी को एग्रेशन से हमेशा घबराहट है कि सामने वाला अगर, क्योंकि क्या है, मोदी जी की पूरी राजनीति चलती है कि सामने वाले पे हावी हो। अगर सामने वाला कहीं हावी हो जाता है तो फिर मोदी जी पसीने घुटने से माथे की तरफ उल्टा चढ़ने लगते हैं, नीचे से ऊपर पसीना चढ़ने लगता है, दुनिया को ऊपर से नीचे। अगर सामने वाला उन पर साइकोलॉजिकली हावी होने लगता, ममता के साथ ये रिस्क। ममता दिल्ली आएगी, सरकार नहीं गिर जाएगी। लोग कहते हैं सरकार गिर जाएगी, सांसद गिरने लगो, 1+2+3 गिर गई, सरकार पलट गई, वो सब हम नहीं मतलब रखते। वो इस सरकार के लिए संकटपूर्ण स्थिति पैदा कर देगी। ममता बनर्जी इस पूरे देश में नाको चने चबवा सकती है अगर पूरे अपोजिशन को इंटैक्ट कर दिया गया। दिल्ली में बैठे रणनीति बनी और सब के सब ग्राउंड पे उतर गए। अच्छा, ग्राउंड पर उतर के काम करने में जो कहते हैं ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट, कुछ चीजें पहले भूमिका में समझ लीजिए, तभी हम हेमंत भाई के पास चलेंगे। क्योंकि पूरा इस खबर को जो हम किए हैं इतना देर माथापच्ची, वो हम पहले फ्रेम बना दें ताकि उसमें हेमंत भाई से सवाल जवाब। ममता बनर्जी लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली लीडर है। जैसे तमाम ऐसे आपको नेता मिलेंगे जो रणनीति एसी कमरों में बना लेंगे, उसके बाद बैठ करके ट्विटर पर ट्वीट कर देंगे। ममता के लिए गर्मी जाड़ा बरसात मसला नहीं रखता है कि ये मैटर करे कि गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है। उसे चप्पल पहनना है, अपनी धोती पहननी है सूती की, और निकल लेना। ये लीड फ्रॉम द फ्रंट वाले लीडर बहुत दिक्कत करते हैं। ये सब वो लक्षण है जो मोदी जी के को एलर्जी इससे है, तुरंत उनको एलर्जी, एंटी एलर्जी खाना पड़ता है। ये सारे लक्षण मौजूद है ममता। और ममता का प्लान क्या है? जून फर्स्ट वीक में चलो दिल्ली, जुटाओ 35 दलों को इकट्ठा बिठाओ और बनाओ रणनीति नरेंद्र मोदी जो है पूरे देश में एक्सपोज करने, ये रणनीति। अब अगर ममता को ये लगेगा कि हम उधर दिल्ली गए तो इधर तो 80 विधायक में 8 नहीं बचेंगे, सब चले जाएंगे भाजपा में। हम अगर हिले अपने सांसदों से नजर हटाए तो सांसद सब भाजपाई हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, घर का भी मसूरी बयाना हो जाएगा। अगर ये स्थिति लगेगी तो ममता अपने अपने दिक्कतों में, अपनी परेशानियों में उलझ जाएंगी, वो विपक्ष के कहां एकजुट कर पाएंगी। आज मेरा ये नया, मैं इस पर बहुत सोच विचार करके काम किया, जितना राजनीतिक पत्रकारिता करते हैं। तो इस एंगल पर आज हम विचार करेंगे कि इसमें कितना कंक्रीट ये हो सकता है और उसके पीछे एविडेंस क्या क्या है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जिसको कहते हैं, हम वो पॉलिटिकली समझने की कोशिश करें। तो मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाता हूं, खबरें दिखाता हूं, फिर चलेंगे हेमंत भाई के पास ताकि स्टेब्लिश हो खबर। अब लाइए भैया हेडलाइन लाइए। कल्याण बनर्जी ने मुझे संसद के अंदर गाली दी। कल्याण बनर्जी ने मुझे संसद के अंदर गाली दी, 2 बार कहता हूं, मतलब कुछ वजह है। टीएमसी सांसद काकोली घोष की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी। अगली हेडलाइन, कल्याण बनर्जी ने मुझे संसद भवन के अंदर गालियां दी, टीएमसी सांसद काकोली घोष का अपनी ही पार्टी के सांसद पर गंभीर आरोप। ठीक है, और आगे चलिए, आगे चलिए, खबर के भीतर हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब टीएमसी सांसद काकोली घोष ने अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे शिकायती पत्र में काकोली घोष ने आरोप लगाया कि संसद परिसर में कल्याण बनर्जी ने उनके लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। वो कल्याण बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहती हैं। उन्होंने पत्र के जरिए लोकसभा स्पीकर से इसकी इजाजत मांगी है। आरोप लगाया गया है कि कल्याण बनर्जी ने उन्हें कई बार गालियां भी दी। यहां बता दें कि कल्याण बनर्जी टीएमसी के वरिष्ठ सांसद हैं और पेशे से देश के जाने माने वकील भी हैं, और इतने नहीं, चीफ व्हिप भी, जो नहीं लिखा है वो भी जानिए। और काकोली घोष को हटा करके चीफ व्हिप इनको बनाया ममता बनर्जी। आगे चलिए, वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताते हुए संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बारासात से 4 बार की सांसद दस्तीदार ने प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को पत्र लिखकर महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया है।
हालांकि उन्होंने साफ किया कि वह पार्टी नहीं छोड़ रही हैं, वह सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम जारी रखेंगे। और चलिए आगे। दस्तीदार ने राशन घोटाला, भर्ती में अनियमितताओं और वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोपों पर चिंता जताते हुए कहा कि उनकी अंतरात्मा व्याकुल है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से झकझोर दिया। और आगे चलिए। अगर हो गया है तो यहीं पे रोक दीजिए, अगर हेडलाइन अगली हो तो हेडलाइन नहीं। हाँ, अपने पत्र में इसको साइड में चलने दीजिए, मैं अब सवाल जवाब पे आता हूं। क्या लिखा है? उन्होंने कहा है, अनुरोध किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई, औपचारिक शिकायत दर्ज हो, कार्रवाई की जाए। अब पॉइंट्स के साथ मैं पहले सवाल पर चल रहा हूं, इसको साइड में चला दीजिए पॉइंट के साथ। काकोली घोष दस्तीदार को संसद में गालियां दी बनर्जी ने, कल्याण बनर्जी ने। संसद का सत्र खत्म हुए अप्रैल से मई खत्म होने वाला है, महीना भर हो गया। महीने भर हमको गाली कोई दे, हमको मान लिया हम एक दो मित्र ही बैठे हमको, लेकिन हेमंत भाई गरिया दिए, तो हम शिकायत करने तो बाद की बात जाएंगे, पहले यहीं पे निपटेंगे। शिकायत की भी नौबत आएगी, मान लिया कोई है कि हम दोनों का बॉस कोई है तो वहीं वहां जाना है, तो मैं वहां पे तत्काल तत्काल कार्यक्रम छोड़ करके पहले कहूंगा वहीं चलो, वहां चलते हैं, फरियाते हैं दोनों। एक महीना बाद मैं कहूंगा कि हेमंत अत्री ने मुझे गाली दिया था। व्हाट ए नॉनसेंस। ठीक, पहला पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, काकोली घोष दस्तीदार चुनाव से आरजी कर कब हुआ है? साल भर से ऊपर हो गया। आज उनका कलेजा व्यथित हुआ है। राशन घोटाला कब हुआ? चुनाव में हुआ है। भर्ती अनियमितता के आरोप चुनाव में लगे हैं। ये सारा कुछ अभी क्यों? 4 बार की सांसद ममता बनर्जी की बहुत करीबी रही है, बहुत करीबी रही है। आज भी महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इनको दरकिनार या जो है फांसी पर डाला गया। फिर एकाएक इस्तीफा देना, पहले इस्तीफे की शुरुआत करना, 6 सांसदों को शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में लेके, 6 विधायकों को लेके जाना, और अब लिखना चिट्ठी। और उस चिट्ठी में एंगल क्या रखा गया है? महिला वंदन शुरू हुआ था मोदी जी का बंगाल चुनाव के पहले, और महिला सांसद को गाली के आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी गई। हेमंत भाई, इस चिट्ठी का मंतव्य, जितने पॉइंट्स मैंने तथ्यात्मक रखे हैं, अब विश्लेषणात्मक मंतव्य जरा इसका सामने आना चाहिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपको याद होगा 1998 में कांग्रेस पार्टी से अलग हुई थी ममता बनर्जी, और उसके बाद तमाम संघर्षों से होते हुए, कभी लेफ्ट के साथ, कभी इधर झगड़ा करते हुए, कभी बीजेपी की एलाई बन के एनडीए के अंदर जिस तरीके से अटल जी की सरकार में रही, वो सारा उन्होंने रास्ता सफर तय किया राजनीति अपना, और वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का लगभग खात्मा का भी क्रेडिट मिलता है। और अब वो समय आया है जब ममता बनर्जी का नंबर बीजेपी ने लगा दिया है। ममता बनर्जी कोई ऐसे नहीं निपटी, आपने पूरा ध्यान से देखा, जिन अपरिहार्य हालात के अंदर, जिन परिस्थितियों के अंदर बंगाल के चुनाव पे डकैती डाली गई, ममता बनर्जी ने लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कोई भी होता उसके साथ यही इशू होना था, जब पूरी न्यायपालिका, पूरा चुनाव आयोग, पूरा सिस्टम जिसको आप कहते हैं, वो किसी एक को जिताने पे आमदा हो जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक, 28 साल के इस सफर में ममता बनर्जी ने वास्तव में संघर्ष किया, इसमें कोई शक नहीं। आपने जो ये कहा कि काकोली घोष और ये सारा, ये बेसिकली बेचारे बहाने ढूंढ रहे हैं। 2 तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं इस समय बंगाल के अंदर। एक ईडी के जरिए चल रहा है, ईडी सीबीआई का एक ज्वाइंट ऑपरेशन, और एक इनकम टैक्स का ज्वाइंट ऑपरेशन। और उसमें 2 तरह के क्लाइंट, एक जो कंप्रोमाइज है, उनको तो फाइलें दिखाई जा रही है कि देखो तुम्हारा ये मामला है, सोच लो, अपना काम कर लो, आना हो तो आ जाओ। और दूसरा क्या है? दूसरे वो लोग हैं जिनके साथ सौदेबाजी करके, जो खुद भी आएंगे और औरों को भी लेकर के आ सकते हैं। तो काकोली घोष को आप उस खाते में लग सकते हैं कि खुद भी आएंगे, 2-4 को और भी ला सकती है। और बंगाल के अंदर आपको पता है, पिछले कुछ 10-12 साल में एक परिस्थिति और है कि चुनाव के बाद जिस तरीके से 15 साल तक ममता बनर्जी सीएम रही, उससे पहले लेफ्ट का जो स्थितियां थी,
लंबे समय तक यहाँ पार्टियां सत्ता में रहती हैं और वहां पर जो निष्ठाएं हैं, राजनीतिक निष्ठाएं बहुत तेजी से बदलती हैं, राष्ट्रीय स्तर से नहीं, लोकल स्तर पर। बंगाल में जिसकी सरकार है उसी की तरफ सब कुछ चल पड़ा, केंद्र में से कुछ भी होता रहे। उस तरह की एक परिस्थिति आज की तारीख में बंगाल के अंदर है। काकोली घोष केवल एक बहाना है। चीजें क्या है कि मोदी जी का नंबर बढ़ाना है और ये पूरे का पूरा संघ का ऑपरेशन है, पूरा आरएसएस का ऑपरेशन है। इसके अंदर ये है कि जो अपना जो पिछली बार भूल चूक रह गई उसकी संख्या को बढ़ाते जाओ, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा ना जिस तरीके से डिलिमिटेशन वाला खेल करना चाह रहे थे महिलाओं के नाम पर, महिला आरक्षण के नाम पर, तो वो सारा खेल नहीं हो पाया। अब ये डेस्परेटली ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो तोड़ फोड़ करनी है, जो गदर मचाना है वो मचाओ। और ममता बनर्जी की पार्टी में आपको बताऊं, मैं 29 सांसद जीत के आए थे लोकसभा में, अभी 28 है, एक सीट खाली है सांसद की, तो अभी 28 है उसमें। तो उसमें अगर आपको दल बदल कानून से बचना है, उसकी हालांकि आजकल तो कौन दल बदल कानून लागू कर रहा है, जैसे जैसी प्रतिभाएं सब जगह बैठी हैं अदालतों में, जो कुछ हो रहा है तो बहुत ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दर्शक साथियों के लिए एक शेयर करने के हिसाब से 28 अगर सांसद है तो 20 सांसद अगर पार्टी बदलना चाहे तो वो बदल सकते हैं। और संख्या पे भी आपने ध्यान दिया होगा कि वो जो कह रहे थे श्रीमान जी के 50 विधायक आने को तैयार है, उन्होंने ये भी कहा कि 20 सांसद भी आने को तैयार है। 20 सांसद अभी तैयार नहीं है, 20 सांसदों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उनको चुपके से फाइलें दिखाई जा रही है, सौदेबाजी तय की जा रही है। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं अब बंगाल के अंदर, देखिए अगले 5 साल तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस भी तरीके से चुनाव जीते लोग 5 साल तो उनकी सत्ता रहने वाली है, कौन पूछने वाला है उनको, जो मर्जी आए करेंगे वो। और 5 साल तक जो इस तरह के लोग हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते और तमाम और तरह की सुविधाएं दिल्ली से और से इधर से उधर से, वो सारे के सारे लोग अब बीजेपी के पास खुद ही जाना शुरू कर देंगे। तो ये जो आपने 6 सांसदों का आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री मीटिंग लेने गए, उस रीजन के अंदर 57 एमपी थे, एमएलए थे, उनमें से 6 तृणमूल के चले गए, 6 के 6 चले गए और काकोली घोष के नेतृत्व में चले गए। अभी तक तो ऐसा कोई विवाद भी नहीं हुआ कि भाई ममता बनर्जी ने कोई मीटिंग की हो, उसमें गर्मा गर्मी की हो, ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिद्धांतों की लड़ाई नहीं आशीष भाई, ये पॉलिटिकल सर्वाइवल और राजनीतिक जो होता है ना आज की तारीख में, जो मोदी और शाह करते हैं दिल्ली में बैठ करके, ये उस सारे राजनीतिक शिकार ताकि संख्या बढ़ सके। और जो घटनाक्रम जो संसद के अंदर भी पिछले दिनों हुआ, जिसपे विपक्ष बड़ा खुश था कि हमने डिलिमिटेशन का एक्ट लागू नहीं होने दिया, बिल नहीं बनने दिया, सारा उस सब को काउंटर करने के लिए ये सारा गेम रचा जा रहा है। या तो हमारे पास आ जाओ, नहीं तो अंदर जाओ। ये कोई नई चीज नहीं है। और मुझे बंगाल के अंदर बिल्कुल भी ये हैरानी नहीं होगी कि जो 80 विधायक जीत के आए हैं उनमें से 50 बीजेपी में चले जाए, कतई हैरानी नहीं होगी। जो ऑपरेशन ये लोग करते हैं, जिस स्केल पे करते हैं, जिस तरीके के संसाधन इनके पास है, जिस तरीके से एजेंसियों को ये अपनी तरफ से खुला छूट दे करके जैसा मर्जी आओ, ये पूरे देश में वॉशिंग मशीन को ऐसे थोड़ी चल रही है कि कोई एक इंडिविजुअल चला रहा है। ये पूरी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर ऑपरेशन, जिस राज्य के अंदर पंजाब के, अच्छा इनको इन बातों की ना कोई शर्म भी नहीं आशीष भाई। कई बार आदमी शर्म कर लेता कि यार क्या कहेंगे लोग, तो इनको उस चीज की भी दिक्कत नहीं है। आपने देखा पंजाब के अंदर जिस पार्टी की 2 विधानसभा सीट, 2, वो लोकसभा के राज्यसभा के 6 सांसदों को अपनी तरफ करा लेते हो, कोई चिंता नहीं। कहीं घूमते रहो आप, कौन चुनाव आए, कौन सा सुप्रीम कोर्ट, कौन सी अदालतें, छोड़ दीजिए उन बातों। जो सांसद राज्यसभा के जो गए एकाएक आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए ना, उनके खिलाफ जो पंजाब में केस थे, उनको कैसी कैसी राहतें मिली आप सोच सकते हैं। कैसी कैसी राहतें मिली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से, आज उसका सामने आ गया। जो चीफ जस्टिस महोदय हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, वही चीफ जस्टिस महोदय हैं जिन्होंने पिछले दिनों बाबा राम रहीम को भी उनकी बेंच ने राहत दी थी। किस पे भरोसा करेंगे? वो हाँक रहे हैं, आप हंक रहे हो, देश के साथ जो रहा है वो हो रहा है। तो कहीं कोई हैरान मत होइएगा जिस तरीके की परिस्थितियां। ये लोग सारे जो ममता बनर्जी के साथ भी थे, ये किस कारण थे? बंगाल में उनकी सरकार है, सारा खेल बंगाल से था। अब बंगाल में बीजेपी की सरकार है तो ममता के पास रह के क्या कर लेंगे? साधन इनके पास, बीजेपी के पास, एजेंसियां उनके पास, चुनाव आयोग उनके पास, कोर्ट उनके पास, तो वहां रह के कर भी क्या लेंगे? तो जिसका जो सौदा पटता है वो सौदा पटा करके इधर आ जाएंगे। तो मुझे अचंभा नहीं होगा कि तृणमूल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे जो फूट है उसको कोई रोक भी पाएगा। अभी तो पंजाब में तो सरकार भी है, सब कुछ है,
आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी तो टाइम भी बचा हुआ है, अगले साल चुनाव है, उसके बावजूद 6 राज्यसभा गए नहीं। कर लीजिए, क्या करेंगे आप? या तो सरकार लूट चुकी है, लूटी गई, डकैती डाली गई। यहाँ सारा खेल ही टाइमिंग का है। पंजाब में चुनाव का माहौल बनाने के लिए सांसद चाहिए, यहाँ पर दो काम से सांसद चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये सांसदों की संख्या बढ़ाना तो चाहते ही हैं, लेकिन ममता के पांव भी बांधना है। हाँ, तो पांव बांधने के लिए भी ये कवायद हो रही है। और और देखिए, स्क्रिप्ट बहुत मजबूत लिखी जाती है। काकोली घोष, आप सोचिए, अभिषेक बनर्जी पार्टी में नंबर 2, अभिषेक की सिक्योरिटी तत्काल, जिस दिन चुनावी नतीजे आए तत्काल अभिषेक की सिक्योरिटी कम की गई, और टीएमसी में एकमात्र सांसद की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, वो काकोली घोष दस्तेदार थी। तभी उसी दिन समझ लेना चाहिए वाई था। लगता वाई है कि अगर, कैटेगरी, वाई कैटेगरी, इमीडिएटली वाई हाँ, कैटेगरी, बहुत विदाउट आस्किंग फॉर। वेट एंड वॉच पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को उसी दिन काकोली को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, क्योंकि फिर पूरे तालाब से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। आप पे मान, तत्काल उसी दिन बाहर का रास्ता, कि जाओ पार्टी के बाहर रह करके हमारे पार्टी में रहते हुए सबके साथ संपर्क करना ज्यादा कंफर्टेबल और आसान हो जाता। पार्टी से निकाल दिए गए तो ये फिर मिलने वालों को भी डर लगता है कि मुलाकात के आधार पर भी हमें भी पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है। अच्छा, काकोली घोष को निकाल दीजिए, बहुत होगा, एक सांसद बढ़ जाएगा, वो आराम से रहेंगे। देखिए, जो भी विपक्षी दल आज की तारीख में सोचते हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि में है, लेकिन इसको निकाल देंगे तो इसकी सांसद सदस्यता बच जाएगी और पार्टी में हम ये खुद जाएगी, तो हम इसका सदस्यता इसकी रद्द करवा देंगे, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। सदस्यता आप किसी को नहीं रद्द करवा पाएंगे, किसी को नहीं करवा पाएंगे। आप अभी हेमंत भाई ने 2/3 का गणित बताया था ना, 20 का, 20 के बजाय अगर आज बाई चांस मान लीजिए कि 12, जो खबर है 12 तैयार है, खबर है कि 12 तैयार हैं, 5-6 रास्ते में है, और 2 को और तैयार करना है, 2-3, 12 आज चले जाए, एंटी डिफेक्शन लॉ लगवा लीजिए, जिसमें लगवा लीजिए, ओम बिरला जाइए लगवा लीजिए, ले लीजिए सदस्यता, ले लीजिए, ये कार्यकाल खत्म हो जाएगा। आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट और बिरला के अधिकार, इस पर विचार और बेंच बनाते बनाते 29 हो जाएगा, फिर घूमते रहना। तो आज की तारीख मतलब ये निजी तौर पर एक पत्रकार के रूप में जितनी थोड़ी सी समझ हमारी है, हम ये मानते हैं कि जैसे लगे कि ये बिगड़ा तो तत्काल उसे घर से बाहर करके, तत्काल घर में रहेगा तो घर का चौका बेलना सब जो है, आपका किचन, रसोई, बेडरूम, ड्राइंग रूम सब तहस नहस हो जाएगा, सब जगह आपके स्पाई होंगे। इसलिए जो तत्काल, और वो कह रही कि हम पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता रहेंगे। 2 लाइन देखिएगा, सामान्य कार्यकर्ता रहूंगी, और दूसरा अंतर्मन बहुत व्याकुल है। तो ये व्याकुल अंतर्मन कभी भी कह सकता है कि अब सामान्य कार्यकर्ता भी नहीं रहूंगी। मैं ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मनोज पांडे से लेके अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह, कितने विधायक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग किया, और आज मनोज पांडे मंत्री भी योगी आदित्यनाथ ने बना दिया। वो पता है, मनोज पांडे के बारे में आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण विधायक और अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा अगर रिस्पेक्ट की, मतलब अपने बाकी साथियों से ज्यादा, तो मनोज पांडे। समाजवादी पार्टी का सवर्णों के लिए एक बौद्धिक प्रकोष्ठ उन्होंने बनाया था कि ये बौद्धिक लोग हैं, तो बौद्धिक प्रकोष्ठ, मतलब ये, हालांकि मुझे इससे बहुत ऐतराज है कि मतलब, लेकिन बौद्धिक प्रकोष्ठ, और बौद्धिक प्रकोष्ठ का प्रमुख बना के रखा था मनोज पांडे। अब मनोज पांडे आज अखिलेश यादव को सबका वो कर रहे हैं, दाल भात चोखा कर रहे हैं, जाट मंत्री बन के बैठ गए, वो भी किए, और अयोग्यता के लिए और सब करते रह गए जो है। आखिरकार अखिलेश ने हार्ड स्टेप उठाया यहाँ पर, फिर इस मामले में हम तारीफ करेंगे कि फिर निकाल ही दिया कि जाओ मौज करो, तुमको जहां जाना है वहीं जाके मंत्री बनो, यहाँ रहोगे तो तुम आज 5 हो 6 हो, कल को 50-60 तैयार करोगे। तो ये एक मसला है। दूसरा एक पॉइंट और है, कुछ पॉइंट्स में ज्यादा वक्त ले रहा हूँ क्योंकि इस पर मैंने थोड़ा काम किया बंगाल में से यहाँ तक बातचीत करके। जो चिट्ठी लिखी है, ड्राफ्ट की गई है, इस चिट्ठी में महिला सांसद पर गाली के आरोप क्यों लगाए गए, गाली के स्पेशली। हेमंत भाई, टीएमसी में महिला सांसदों की बहुत ज्यादा संख्या है,
ठीक है। और जिनका मन भी है, मान लिया हम कहते हैं गांव में हमारे कहावत है, कहावतों में बहुत, मैं गांव के कहावतों को जीता हूँ। भोजपुरी कहावत है, रोवे के रहनी अखिए खुदा गई। मतलब रोने का मन था, उसी में आंख में उंगली चली गई। तो रोने का मन कर रहा था, अब रो नहीं पा रहे थे, लोग क्या कहेंगे, आंख में उंगली चली गई, तो बहाना मिल गया रोने का, आंसू गिराने का। वही है, बहुत सारे सांसद, महिला सांसदों को ये बहाना देगा कि हम महिलाओं को गाली नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ममता बनर्जी की बहुत विश्वासपात और खास सांसदों को भी ये मौका देगा। काकुली खुद ही, काकुली बहुत ही सबसे, मतलब सबसे करीब, ममता बनर्जी के सबसे करीब काकुली हुआ करती थी। उसके बाद दूसरा करीब में नाम है महुआ मोइत्रा का। कल्याण बनर्जी पर आरोप लगा है। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा में 36 के आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे समीकरण हैं, भवम नहीं। का कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा में 36 के आंकड़े हैं। अब सोचिए, कल्याण बनर्जी पे गाली का आरोप, बहाना है ना, ये बहाने के लिए है। अब आपको खबर दिखा के कुछ हेडलाइन और फिर मैं हेमंत भाई हवाले कर दूंगा, जितना देर आप सुनिए, फिर हेमंत भाई को लाइए भैया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका, ममता के करीबी सांसद का इस्तीफा, काकोली घोष ने छोड़े सभी पर। आगे चलिए। टीएमसी में बगावत तेज, शुभेंदु से मिलने के बाद इस्तीफे, कई नेताओं ने ममता से किया किनारा। चलिए भीतर चलिए, चेंज करते जाइए, रफ्तार बढ़ाइए। नादिया जिले के कल्याणी में शुभेंदु अधिकारी द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में काकोली घोष, दस्तीदार के अलावा टीएमसी के 6 विधायक भी मौजूद थे। ये भी हिस्सा लिए, अनीसुर रहमान, बुरहानुल मुक्दीन, बीना मंडल, सुरजीत मित्रा, उषारानी मंडल और अब्दुल मतीन। 3 मुस्लिम भी हैं उसमें, 6 में। कुल 57 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 50 सीटों पर भाजपा जीती थी और बाकी सोचिए 7 में 6 टीएमसी वाले सब आ गए। यद्यपि इन सभी नेताओं ने इसे केवल एक प्रशासनिक बैठक बताया और कहा कि जनहित के काम के लिए आए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे टीएमसी के खिलाफ सीधे विद्रोह के रूप में देखा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने काकोली के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि जब हम विपक्ष में थे, हमें कभी बुलाया नहीं जाता था बैठकों में, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए और 12 सांसद ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। आगे चलिए। पार्टी के भीतर विद्रोह केवल जमीनी स्तर तक सीमित नहीं है, शीर्ष स्तर पर भी दरार दिख रही है। शुभेंदु शेखर राय का हमला, टीएमसी के राज्यसभा सांसद शुभेंदु शेखर राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सत्ता परिवर्तन की तारीफ करते हुए लिखा कि 15 मई से पहले पश्चिम बंगाल की जनता ने एक असहनीय और अराजक स्थिति का अंत कर दिया है। ये टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं जो अपनी सरकार जाने पर कह रहे हैं असहनीय अराजक स्थिति का अंत कर दिया। तो तुम सांसद क्यों थे? तुमको क्या बंधक बना के राज्यसभा में बिठाया था? ये राजनीतिक बेशर्मी है। स्पीकर के कमरे में गुप्त बैठक, टीएमसी के 2 विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने बीजेपी से विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस के चैम्बर में बंद कमरे में एक सौजन्य बैठक की, जिससे उनके भी पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई। अब आइए कोलकाता नगर निगम। ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में कोलकाता नगर निगम के टीएमसी सदस्य तारक सिंह ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम के भी इस्तीफे की अटकलें जोरों पर है। टीएमसी द्वारा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक से जुड़ी 17 संपत्तियों के डिमोलिशन नोटिस भेजे जाने के बाद फरहाद हकीम और अभिषेक बनर्जी के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया। और आगे देखिए, तथ्य ही दिखा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। शुभेंदु अधिकारी द्वारा स्थानीय निकायों के पिछले कामकाज और वित्तीय अनियमितताओं के जांच के आदेश देने के बाद टीएमसी पार्षदों में हड़कंप, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली के आरोपों में कई पार्षदों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 11 नगर निकाय के लगभग 127 टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। 127। भाटपारा नगर पालिका में 35 में से 30 ने चेयरपर्सन रेवा राहा के साथ इस्तीफा दे दिया। 35 में 30, पूरा खत्म हो गया पालिका। हाली शहर नगर पालिका 23 में 16 ने इस्तीफा दिया। कांचरापाड़ा नगर पालिका 14 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। सारे के सारे जो है सारी नगर पालिका बॉडी ही खत्म हो जा रही है। ये कंडीशन है। एक हेडलाइन और लाएंगे, सौमित्र वाला, वो भी देख लीजिए। टीएमसी
के 50 विधायक 20 सांसद पाला बदलने को तैयार, बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बड़ा दावा। बस अब यही रोक दीजिए, यही कहानी खत्म है। हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, ग्रास रूट लेवल से लेकर के, मतलब पार्षद से लेकर के और सांसद, पार्षद से सांसद, सब टारगेट पर है। हमने तो खाली सांसद और विधायक लिखा, सब टारगेट पर। क्या एक और पार्टी के अंत का वक्त आ गया है? ममता बनर्जी उस महत्वाकांक्षा से जोड़िए, महत्वाकांक्षा ही नहीं, मैं कहता हूं जिद से जोड़िए। महत्वाकांक्षा अब क्या बची, जिद से जोड़िए कि वो दिल्ली से मोदी को हटाने की जिद ठाने बैठी है, और यहां पर बीजेपी उनकी ही जड़ें मिटाने की जिद करके बैठी है। कौन जीतेगा? आशीष भाई, आज की तारीख में 100% जीत भाजपा की होगी। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, थोड़ा बहुत समय, क्योंकि कई तरह के जीवों को एक उसके अंदर लेके आना है, उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है। इतना ऑपरेशन आसान नहीं होगा पंजाब की तरह कि पलक झपकते ही 6 MP हो गई। और आपको एक चीज और याद दिला दूं दर्शकों के लिए, जैसा मैंने कहा कि 28 MP लोकसभा के अंदर है और 20 का जुगाड़ करने की तैयारी है, वैसे ही राज्यसभा के अंदर भी तृणमूल के 13 सांसद, 13 बहुत बड़ी संख्या है। उनमें अगर आप देखेंगे, बहुत बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से अगर 9-10 आ जाएं तो बीजेपी को क्या बुराई है। और बीजेपी ऐसे ही नहीं छोड़ रही है। अभी आपने आपका देखा हाल पंजाब के अंदर, ममता का हाल आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, और महाराष्ट्र में भी यही खेल अभी जारी है, जहां शरद पवार की पार्टी लगातार निशाने पर बीजेपी के है। इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा। वहां भी सांसद चोरी अभियान अंदर खाने चल रहा है अपने अंदाज के अंदर। ये आशीष भाई क्या है बेसिकली, क्योंकि टाइम काफी हो गया, बहुत ब्रीफ में नटशेल में अगर आप बात करें, ये बेसिकली संघ का जो एजेंडा है उसकी तरफ देश को लेकर जाया जा रहा है, बिल्कुल शर्मपेक्ष भाव से। और संघ का एजेंडा क्या है? आप पिछले 100 साल से संघ का जो भी एनजीओ के तौर पर आप देखते हैं, लोकतंत्र कभी भी उसके एजेंडे का हिस्सा नहीं है, कभी भी नहीं। संघ कंप्लीटली एंटी डेमोक्रेटिक है, और उसके अंदर आपको डेमोक्रेसी दिखेगी भी नहीं, न उसके अंदर इंक्लूसिविटी दिखेगी, महिलाएं उसमें नहीं। तो भारत जैसा जो देश है बहुलता प्रधान, उस देश की लोकतंत्र जो है उसको ये अपने आखिरी चरण में पहुंचाने की पूरी ठान चुके हैं। और एसआईआर पे जो कल फैसला, वो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। जिस तरीके से कल एसआईआर पे फैसला दिया गया, उस एसआईआर के फैसले पर 124 पेज का ऑर्डर है। आप और मैं उस पर 124 दिन बहस कर सकते हैं। इतना ब्लेटेंटली उस चीज को, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको चुनाव आयोग ने नकारा, हटाया, उसके बावजूद चुनाव आयोग का फैसला अपहेल्ड हुआ। तो ये वैसे नहीं है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। और ये पड़ाव अब कहां जाकर के पहुंचेगा, ये सारा देश समझ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आम जनमानस के वोटों का कोई मूल्य नहीं रहेगा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ये ध्यान रख लीजिएगा। बिहार में देख लिया ना जनमानस का मूल्य, बंगाल में देख लिया, अभी बाकी राज्यों के अंदर देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो एजेंडा है वो एक देश एक पार्टी, जिसको ये कहते हैं ना वन नेशन, इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन लीडर वन पार्टी। और इसीलिए आपने देखा होगा चाइना की सीसीपी भाजपा के कार्यालय में बैठकर विचार विमर्श करती है। चीन के अंदर कौन सा लोकतंत्र है? और चीन से आप क्या सीख सकते हैं? वन नेशन वन पार्टी तो सीख सकते हैं, वन नेशन वन लीडर भी सीख सकते हैं। डेमोक्रेसी का तो झंडा बरदार चीन कभी था भी नहीं, ना वो कभी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो आप हो, और फादर ऑफ डेमोक्रेसी आपको मिला कई हजार किलोमीटर दूर जाके, इसराइल के। तो वो सारी जो चीजें हो रही है, ये बेसिकली चीन जो 3 साल पहले आज वहीं पर पहुंच गए, चीन और रूस जैसा मॉडल कंप्लीटली। और वो क्या है? ओलिगार्क्स पैदा करो, अंबानी अडानी सारे मीडिया के ऊपर कब्जा करो और जो मर्जी है वैसे करो। है क्या अल्टीमेटली? लोकतंत्र में विपक्ष को हराना अलग बात है, एजेंसियों के दम पर सांसद तोड़ लेना और गोदी मीडिया से सच दबवाना लोकतंत्र के लिए आज जो भारत में है वो है सबसे बड़े खतरे। और न्यायपालिका का इंडिफरेंस, न्यायपालिका मुंह फेर ले बहुत बारीक में, हालांकि आउट ऑफ रेफरेंस है। जो कल आपने एसआईआर वाला फैसला अगर आपने देखा हो, आपने तो उसमें ख्याल 30-40 शो किए होंगे कम से कम पूरी हियरिंग के दौरान। हर स्टेप पे मैं और आप एक ही बात कहा करते कि इसका फैसला तय है, इसका फैसला तय है, कभी आ जाएगा तय, और वो फैसला आ गया। तो जो इतनी बड़ी बेंच के फैसले को भी मेरे और आप जैसे लोग अगर उसको फोर्स ही कर सकते हैं, तो बाकी लोगों को मुझे ख्याल लगता है ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके से कॉलेजियम के फैसले आ रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं,
नए जज कौन होंगे, कौन एलिवेट होगा, कौन नहीं होगा, ये तय मान करके चलिए। अब हम 100% रूस और चीन के रास्ते पे निकल चुके हैं। संघ का ना चुनाव में भरोसा है, ना लोकतंत्र में भरोसा है, ना अधिकारों में भरोसा है। उसका भरोसा है सत्ता के एकत्रीकरण का। जहां भी सत्ता जिस तरीके से अपने हाथ में केंद्रित, सारा देख लीजिए। इस एजेंडे पे आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी बिल्कुल ब्लेटेंटली चल पड़ी है, और संविधान के जो चारों पिलर थे, चारों पिलर आज की तारीख में उसकी जेब के अंदर। तो पिलर उलर तो सब खत्म हो गए, पिलर है ही नहीं है। बिना पिलर के मोदी जी की जादू है, बिना पिलर के छत हवा में अटकी हुई है और विपक्ष की जान हलक में अटकी हुई है। अब ममता बनर्जी के पास एक ही चारा है हकीकत में, ये मतलब हमारा मानना है, बाकी ममता बनर्जी तय करेंगी। एक ही चारा है कि दिल्ली कूच कर जाओ। भय के आगे, डर के आगे ही जीत है। जिस चीज से रोका जा रहा है समझ लो उसी से डर रहा है 56 इंची वाला। तो कूच कर जाओ दिल्ली, और दिल्ली में डालो डेरा, और इकट्ठा करो 35 पार्टियों। यही ऑप्शन है। नहीं तो आप मतलब घर पर भी जिस चीज को बचाने के लिए लोग रुकते हैं आजकल ना, वो बचना नहीं है, वो आज नहीं कल चले जाना है। तो हमारा क्या जा रहा है इसको छोड़ करके हमें क्या हासिल करना है, इसकी लड़ाई विपक्ष को लड़नी चाहिए। विपक्ष हमारे पास जो है वो बचाने में लगा है, और वो बचना है नहीं। तो इसलिए बचाने वाला विचार ही अब जो है छोड़ना होगा। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।